नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे इसकी कुछ और टाइप्स के बारे में। इसके अलावा मेरे चैनल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर आपको पिछली क्लासेस का लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है, 30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है और 50% कैनेडियन परिवार के पास न ही कुत्ता है न ही बिल्ली। तो कितने प्रतिशत कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं? ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आप वेन डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना वेन डायग्राम भी हम इसको कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए एक बार। उसने कहा कि डॉग जो है वो कितने परसेंट परिवार के पास है? 30%, यानी कि 100 में से 30 लोगों के पास जो है वो डॉग है। और 30% के पास क्या है? बिल्ली है, यानी कि कैट है। 30% के पास क्या है? यहां पे कैट। फिर कह रहे हैं और 50% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो डॉग है ना ही बिल्ली है। तो ऐसे कितने? 50%। तो अगर मैं यहां पे 50% भी देखूं, यहां पे नाइदर डॉग ऐसे लिख सकते हो, नाइदर डॉग नॉर कैट, ना तो कुत्ता और ना ही बिल्ली। तो अब देखो ये सभी परिवार अगर मैं चेक करता हूं तो कितने प्रतिशत बनते हैं, तो आप इनको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 5 3 8 और 3 11, यानी कि 110% फैमिलीज यहां पर ये टोटल बनती है। कितनी बनी? 110%। 110% का मतलब क्या हुआ कि 110% जो होता है, मैंने बताया था कि परसेंटेज इज पर 100, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो 110% का मतलब क्या होता है कि सर्वे हुआ 100 परिवारों पर और रिजल्ट आया 110 परिवारों का। क्या ये पॉसिबल है कि सर्वे तो 100 परिवारों पे किया गया और रिजल्ट आया 110 परिवारों का? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो हमारा क्रॉस कर चुका है 100 को। तो ये क्रॉस क्यों हुआ? तो अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि कितने प्रतिशत कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं। यानी कि कुछ फैमिली ऐसी थी जो डॉग के शौकीन भी थे और कैट के शौकीन भी थे। तो ऐसी फैमिलीज कितनी हुई? तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये जो टोटल हमारा है इसमें से हम 100% को माइनस कर देंगे तो 10% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कैट और डॉग दोनों हैं। तो ये टोटल क्यों बढ़ा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे 100 परिवारों पे सर्वे हुआ तो उनसे पूछा भाई हाँ डॉग कितने कितने घरों में है, तो हाथ खड़ा कर लो, तो 30 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर बोला कि कैट कितने घरों में है, तो फिर से 30 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो ध्यान रखना कुछ बंदे ऐसे भी तो होंगे जो डॉग भी रखते हैं और कैट भी रखते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने यहां पर भी हाथ खड़ा किया और यहां पर भी हाथ खड़ा किया। तो दोनों जगह अगर वो हाथ खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ परिवार ऐसे थे जो 2 जगह काउंट हुए, वो इनमें भी काउंट हुए जब डॉग कैलकुलेट करने वाली बात आई, जब कैट वाली बात आई तो इनमें भी काउंट हुए। ठीक है, तो बचे कौन से? बोला वो भी हाथ खड़ा कर लो जिनके पास ना डॉग है ना कैट है, तो वो 50% थे। तो टोटल इज 110%। तो ये जो 10% बढ़ा, क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा कि कुछ दोनों को रख रखे थे, यानी कि उनके पास डॉग भी था और कैट भी था, और ऐसे कितने थे? 10% थे। तो इसी हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि टोटल क्यों बढ़ रहा है? तो इस तरह से आपने इसको करना है और इसी से रिलेटेड हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। एक बार पढ़े। क्वेश्चन क्या है भाई कि एक परीक्षा में 52% प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट्स अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, यानी कि 100 में से 52 जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए, 42% गणित में तथा 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों में फेल हुए। तो कह रहा था दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या होगी। तो देखो इस टाइप के लिए आपने क्या करना है, देखो पिछले वाला क्वेश्चन कुछ और था, वहां तो काउंटिंग चल रही थी। ठीक है, यहां पे क्या चल रहा है, इस टाइप के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है,
यहां पे 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल हो गए। ध्यान रखें, इंग्लिश में जो है वो 52% कैंडिडेट क्या हुए हैं, फेल। मैं बात फेल की कर रहा हूं, ये बात ध्यान दें, ठीक है। फिर 42% मैथ में फेल हो गए, तो 42% आपने किसके ले लेने हैं, मैथ के, ये दोनों फेल हो गए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद यहां पे देगा कि 17% दोनों में फेल हो गए। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो ये टोटल देखो कि कितने बच्चे फेल हुए। तो तुम कहोगे 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94%, ये 94% आ गया। कई बार ये टोटल 100% को क्रॉस कर जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अभी मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था कि उसमें ये टोटल 100% को क्रॉस कर गया था। तो वो क्रॉस क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए कि जैसे पूछा कि इंग्लिश में कितने बच्चे फेल, तो 100 में से 52 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बोला मैथ में कितने फेल, तो 100 में से 42 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो टोटल कितने हुए, 94%। तो यहां पे मैंने कहा कि कई क्वेश्चन में ये क्रॉस कर जाता है। क्यों क्रॉस करेगा? क्योंकि यहां पर देखो 17% दोनों में फेल हुए, यानी कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल था तो उसने यहां भी हाथ खड़ा किया था, कोई बच्चा मैथ में फेल था तो उसने यहां भी हाथ खड़ा किया, यानी कि एक बच्चा 2 बार हाथ खड़ा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो 2 बार गिना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये कॉमन दे रखा है कि 17% दोनों में फेल हुए, इस 17% को आपने माइनस करना है। क्या ये बात याद रहेगी कि ये दोनों सब्जेक्ट्स में क्या थे, फेल थे? तो भाई ये इधर भी गिने गए, इधर भी गिने गए, तो इस टोटल में से ये 17 बच्चे हमने निकाले, ठीक है। तो निकालेंगे तो 7 और 7 14, 8 में से 1 गया 7, तो 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हैं। ध्यान दें, ये फेल हैं, चाहे ये इंग्लिश में फेल हो, चाहे ये मैथ में फेल हो, चाहे ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो, ये हैं फेल, ठीक है। तो फिर पास कितने हुए, तो पूछेगा पास परसेंट कितना बनेगा, तो 100 माइनस 77 एंड यू विल गेट 23%। तो 23% ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन का एक तरीका है। आप सेम क्वेश्चन को पास में भी चला सकते थे, ठीक है। पास में कैसे चलता उसके लिए भी देख लो, ठीक है। पास में कैसे चलता वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यही टाइप तो नहीं है, ये नहीं है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा। इसमें एक टाइप और बनती है, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूं इसी क्वेश्चन से। कोई बच्चा इसको पास में चलाना जाए तो कहेगा इंग्लिश में 52% फेल थे, तो फिर पास कितने होंगे, 48%। तो ध्यान रखना, पास में चलाओगे तो पास वाले लिखने हैं, ये नहीं कि ये वाला लिख दिया, 100 में से घटा के लिख देना। भाई 52 फेल हैं तो 48 पास होंगे। मैथ में 42% क्या थे, फेल थे, तो फिर पास कितने होंगे, तो तुम कहोगे 58%, ठीक है। 58% क्या होंगे, पास होंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब इनका करना है टोटल, ठीक है। टोटल करेंगे तो कितना, 8 और 8 16, 5 4 9 10, 106% बच्चा पास हो गया, ठीक है। 106% पास हो गया, टोटल 100% क्रॉस हो गया ना, यानी कि सर्वे हो रहा है 100 बच्चों पर, पास हो गए 106 बच्चे, तो बात गड़बड़ है। तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या कि जो इंग्लिश और मैथ वाले हैं इनको हमने माइनस करना, और वो कितने परसेंट होंगे, तो मुझे बताओ 17% दोनों में फेल हुए, तो 83%, तो फिर दोनों में पास हुए होंगे। ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पास में चल रहा है। 17% दोनों में फेल हुए हैं, तो भाई दोनों में पास तो 83% हुए होंगे। तो इसमें से अब ये माइनस करेंगे तो 3 और 3 6, और ये बना 2, तो ये बन गया 23%। तो ये जो 23% स्टूडेंट हैं ये पास हैं। तो इसलिए आंसर जो है वो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। यहां तक अगर ये बात समझ में आई, तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन की एक टाइप और बनती है, ठीक है। वो टाइप क्या बनेगी, इस क्वेश्चन में और कुछ क्या दे रखा होता था, अगर ये कैसे बोलता कि यदि टोटल 560 स्टूडेंट पास हों तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एग्जाम में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, ऐसा भी पूछ सकता था कि अगर टोटल 560 स्टूडेंट पास हों तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आपने करना क्या है, अब तो और भी आसान हो गया। क्या ये 23% मुझे पता लग गया पास है। अगर क्वेश्चन में फेल वाला पूछता तो फेल लेके चलना है, पास पूछे तो पास लेके चलना है।
तो ये 23% जो है इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 560 के बराबर है, क्योंकि 23% पास है जो कि 560 के बराबर है, तो 100% की निकाल देना। तो कैसे निकलेगी? 560 बटे में 23 गुणा में 100। तो 23 से काटूंगा 20 पे कटेगा, यानी कि 2000 जो हैं वो टोटल स्टूडेंट उस एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, तो आंसर इज 2000। ये करना था आपने। बात समझ में आई? क्लियर? तो बस अगर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो आंकड़ा दिया हो, जो वैल्यू दी हुई हो, जो भी दिया हो ना, वहां तक क्वेश्चन पहुंचाना है। ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, पहुंचाने का मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट पास दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें पास परसेंटेज निकाल के लानी है, तब हम इसको कंपेयर करेंगे। 23% की वैल्यू दे रखी है, 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसलिए ये आंसर बना। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हमारी नेक्स्ट टाइप चेंज हो रही है यहां पर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर आप इसको कर सकते हो तो इसको करके देखो, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल तरीका मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल तरीके का मतलब क्या? कहानी पर आधारित है थोड़ा सा यार। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संतरे के दामों में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो एक संतरे की मूल कीमत क्या है? ठीक है, एक संतरे की मूल कीमत। अच्छा देखो, यहां पे एक शब्द, यहां पे जो मूल कीमत पूछा है ना, मूल कीमत होती है ओरिजिनल प्राइस। और ओरिजिनल प्राइस क्या होता है? जो जैसे ये कमी हुई थी ना, कमी होने से पहले का प्राइस। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। इंग्लिश में अभी देख लेना। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 25% इन द रेट्स ऑफ oranges, a customer can purchase 4 more oranges for 16 rupees. What is the original cost of an orange? Original cost of an orange, एक ऑरेंज की ओरिजिनल कॉस्ट यहां पर पूछी गई है। ठीक है, तो मैं फिर से हिंदी पे लगा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, अब समझना है इसको करना कैसे है। फार्मूला है, नहीं बता रहा, फार्मूले से तुम उलझ जाओगे और याद भी नहीं रहेगा। दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो अब इसको करना कैसे? मुझे बताओ, 25% कमी होगी। तुमने क्या किया? तुम 16 रुपए लेके मार्केट में चले गए। ठीक है, और तुम्हें पता है कि भाई ये सामान है ना 16 रुपए का आएगा, जैसे होता है ना कि भाई ये इतने का आएगा, तो तुम 16 रुपए लेके चले गए और दुकानदार को दिए, ये ले भाई 16 रुपए और मेरे को ये सामान दे दे, क्योंकि आप डेली रूटीन में लाते हो, तो उसने वो सामान आपको दे देना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि आपने 16 रुपए दिए दुकानदार को, दे दिए भाई 16 रुपए, तो 16 का 25%, 25% क्या हुआ? कम हुआ ना दाम, तो 25% क्या होगा? परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी कि जो सामान अब आपका 16 रुपए का आ रहा था, 16 रुपए का जो सामान आ रहा था, अब वो सामान 25% सस्ता हो गया। 25% सस्ता हो गया तो जायज सी बात है आपको कुछ पैसे वापस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर सामान सस्ता हो गया तो आपके पैसे बचे ना। तो आपने जैसे ही सामान लिया और चलने लग गए, दुकानदार बोला भाई 1 मिनट बात सुन, तेरे है ना ये 4 रुपए बच गए। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो अंकल 4 कैसे बच गए? मैं तो हमेशा 16 का सामान ले जाता था, आप मुझे 16 का ही सामान देते थे, तो आज 4 कैसे बच गए मेरे? तो उसने कहा भाई 25% रेट जो है ना वो कम हो गया। बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो कम हो गया तो इसलिए वो 4 रुपए आपको दे रहे हैं। तो अब आपने दिमाग लगाया कि यार अगर ये सस्ता हो गया तो मैं 4 रुपए लेके क्या करूंगा? तुमने क्या कहा? संतरे दे दे अंकल जी, 4 के संतरे दे दो। ठीक है, तो उसने क्या किया? 16 रुपए में 4 संतरे अधिक दे दिए। और अधिक क्यों दे दिए? क्योंकि भाई 4 रुपए बचे थे ना हमारे। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम 4 रुपए में 4 संतरे ले आए तो इसका मतलब 1 रुपए का 1 संतरा जो है वो आपको अब पड़ा। कब? सस्ता होने के बाद। ठीक है, ध्यान दो, कब? सस्ता होने के बाद आपको 1 रुपए का 1 संतरा पड़ गया। तो ये जो मूल्य होता है ये होता है हमारा घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य जिसे आप करंट प्राइस भी बोल सकते हैं। दिस इज करंट प्राइस। ठीक है, वर्तमान मूल्य, यानी कि जो अब का प्राइस है, घटा हुआ रेट है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? एक संतरे की मूल कीमत, यानी कि अगर संतरे का रेट ना घटता तो फिर महंगे रेट में कितने का पड़ता, ये वो पूछना चाह रहा था। तो भाई दो ही तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये वाला रेट पूछेगा या पुराने वाला पूछेगा। तो इसे पुराने वाला पूछा था, तो अब वो कैसे करेंगे? पहले ये बात समझ में आ गई, हमारे बचे थे 4 रुपए,
तो हमने 4 नहीं लिए, हमने 4 में 4 संतरे अधिक ले लिए, इसका मतलब 1 रुपए में 1 संतरा जो है वो हमें मिल रहा है। तो अब इसको कैसे करना है? अब ये जो 1 रुपया रेट है, ठीक है, ये 1 रुपया रेट है, ये कौन सा रेट है? घटा हुआ रेट है। और कितने परसेंट घटा हुआ है? 25% घटा हुआ है। इसका मतलब ये 75% का रेट है। 75% जो है वो 1 रुपए के बराबर है। क्या ये बात समझ में? मैंने कैसे लिखा? अगर कोई रेट 25% कम हो गया तो इसका मतलब हमने 100 रुपए वाले सामान के 25 रुपए कम यानी कि 75 रुपए दिए हैं। तो 75% की वैल्यू 1 रुपया है, 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 1/75 और गुणा में 100। परसेंटेज से परसेंटेज घट जाता है, इस बात की टेंशन नहीं लेनी। 25 या 75, 2500 के 100, तो 4/3 1.33 रुपए, यानी कि ये जो आ गई इसको हम बोलेंगे मूल कीमत। ठीक है, दिस इज इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस यानी कि घटने से पहले, घटने के बाद तो 1 रुपए का पड़ रहा है और घटने से पहले कितने का पड़ रहा था? 1.33 का। तो देखो कहीं लिखा हुआ है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने समझाया। ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो ऐसे चलाना है, ठीक है। अब का पूछेगा तो ये सिंपल सी बात, और ये हवा हवा में हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि तुम्हें इसका 25% कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या है देख लो एक बार, वीडियो पॉज करके एक बार करके देखो। ये कह रहा है कि केले के दामों में 40% कमी होने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 64 अधिक केले प्राप्त करने में समर्थ होता है, तो प्रति दर्जन का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? पहली बात तो ये कौन सा रेट पूछ रहा है? ये अब का करंट प्राइस पूछ रहा है। और कौन सा प्राइस? घटा हुआ प्राइस। अरे भाई सस्ते हो गए तो फिर प्राइस घट गया ना, तो घटा हुआ प्राइस हमसे पूछना चाह रहा है। तो कैसे करना है? कैसे बताया था मैंने कि 40 रुपए आप लेके जा रहे हो, तो 40 रुपए आपके पास हैं, तो 40 रुपए थे, आपने कहा कि भाई ले दे दे भाई, केले दे दे हमें, ठीक है। लेकिन उसने 40 का 40%, 40% क्या? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 रुपए। प्राइस घटा है तो 16 रुपए हमें क्या करेगा? वापिस करेगा। ध्यान रखना, अगर यहां प्राइस बढ़ जाता, प्राइस बढ़ जाता तो क्या होता? फिर 16 रुपए और मांग लेता, बढ़ेगा तो और मांग लेगा, घटेगा तो वापिस दे देगा। तो यहां पे घटा था तो 16 रुपए हमारे बच गए। उसने कहा ये लो भाई 16 रुपए वापिस ले जाओ। अब तुमने क्या कहा कि 16 नहीं चाहिए, हमें 64 केले और दे दे। तो तुम मुझे बताओ, उसने 16 रुपए में 64 केले और दे दिए, तो 16 चौके 64, ठीक है। तो 4 जो है वो, तो उसने 64 अधिक केले प्राप्त करने में समर्थ होता है। यानी कि जो तुम्हारे 16 रुपए बचे थे, इस 16 रुपए में तुम 64 केले और ले आए। तो अब देखो यहां पे ना मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ऊपर रुपए लिखने थे, ध्यान रखना, ऊपर रुपए लिखने थे और नीचे 64 लिखना था, ठीक है। बात ध्यान रखना, ऊपर रुपए लिखना। 4 रुपए में 4 केले लाए, तो 4 रुपए ऊपर, नीचे 4 केले, तो इसका मतलब 1 रुपए का 1, ठीक है। पिछले वाले में संतरे थे, मैंने केले बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहां पे 16 रुपए में 64, तो एक कितने का पड़ा? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम 20 रुपए में ना 4 चॉकलेट ले आए, मैंने कहा 20 रुपए में तुम 4 चॉकलेट ले आए, तो तुम कहोगे 20 रुपए बटे में 4 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की पड़ेगी? 5 रुपए की। तो मैंने एक का ही रेट देखना ना, तो 16 रुपए मेरे बचे थे, तो 16 रुपए में हमने क्या कहा कि भाई 64 केले और दे दे, तो 64 केले और दे दिए, तो 1/4 यानी कि 1/4 रुपीज का क्या है? एक केला है। ये बात समझ में आई? 1/4 रुपीज में कितना है? एक केला, यानी कि जो घटा हुआ रेट है वो 1/4 रुपीज है। तो उसने क्या कहा कि प्रति दर्जन का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो प्रति दर्जन, अब एक केले का कितने रुपए का? 1 बनाना, ठीक है। तो दर्जन का पूछ रहा है, तो 1/4 का 1 बनाना है, तो 12 बनाना कितने के पड़ेंगे? तो तुम कहोगे 3 रुपए के पड़ेंगे। तो 3 रुपए जो है वो पर डजन का रेट है। ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पर। क्लियर है? तो पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताना था, इस वाले में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक केले का तो हमने रेट निकाल लिया यहां पर,
पर उसने रेट जो है वो पर डजन का पूछ लिया, इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा और आगे चलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से इसको करना था। इसके बाद भी अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो एक बार दोबारा देख लिया करो भाई, ठीक है ना, कि मैंने क्या समझाया, कैसे समझाया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है। तो अब कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उसने कहा ए का खर्च बी के खर्च से 30% अधिक है और बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है। यदि इनके खर्चों का योग 64,470 हो तो ए और सी के खर्चों के बीच में कितना अंतर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, लाइन पढ़ते चलते हैं, लिखते रहते हैं। बात कर रहे हैं ए की और बी की, तो रेशो में लिख रहा हूं मैं इसको। कह रहा है कि ए का खर्च बी के खर्च से 30% ज्यादा है, ए का ज्यादा है बी से 30%, यानी कि बी का खर्चा 100 रुपए है तो इसका 130 है। मैं पहले रेशो में दिखा रहा हूं, फिर एक तरीके से और समझाऊंगा। तो ए का खर्च बी से 30% ज्यादा, यानी कि बी का खर्चा 100 रुपए तो ए का खर्चा 130 रुपए। रेशो में देखेंगे तो इसका मतलब इसका खर्चा 13 रुपए, इसका खर्चा 10 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बी का खर्चा सी के खर्चे से 10% कम है। फिर बी को ले लो और सी को, बी का खर्चा सी से 10% कम है, इसका मतलब सी का खर्चा 100 रुपए है तो बी का खर्चा 10% कम यानी कि 90 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे भी इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 9:10। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो अब देखो भाई, यहां से इनके खर्चों का योग दे रखा है, तो सबसे पहले हमें रेशो बनाना पड़ेगा A:B:C। तो A:B:C कैसे बनता है, इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इस लाइन की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो 13 में 117। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन की मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 दाएं कितना बनेगा 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिर इसको बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 10 में कितना बनेगा 90। क्लियर? इतना अगर समझ में आ गया तो ये रेशो हमने बना दिया, जिससे हमें पता लग गया कि ए जो है उसका खर्चा है 117 रुपए, बी जो है उसका खर्चा है 90 रुपए और सी जो है उसका खर्चा है 100 रुपए। क्या ये बात समझ में? इतना अगर समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर रेशियो समझ में नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसका दूसरा मेथड एक और बता देता हूं मैं इसी काम को करने का। लेकिन इस काम को जब करो तो एक बात ध्यान रख लेना, क्या ए का खर्चा बी से कंपेयर कर रहे हैं और बी का खर्चा सी के खर्चे से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में हो ना उससे लेके चलना है। यानी कि हम मान लेंगे सी का खर्चा है 100 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बी का जो खर्च है वो सी के खर्च से 10% कम है। तो मुझे बताओ, अगर सी 100 रुपए खर्च रहा है तो बी ने इससे 10% कम खर्चा। तो ध्यान रखना, 100 का 10% दोस्तों 10 ही होता है। आपको बता दें, 100 का जितना भी परसेंट, कोई आपसे पूछे ना 100 का 2% तो 2 ही होगा, 100 का 4% 4 ही होगा, 100 का 30% 30 ही होगा। ठीक है, तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपए उसने कम खर्चे, तो इसका मतलब बी ने कितने खर्चे 90 खर्चे। क्या ये बात समझ में? अब उसने कहा कि फिर ए का खर्चा बी के खर्चे से 30% ज्यादा है, यानी कि ए का खर्चा इससे 30% ज्यादा है। तो याद करो पुरानी क्लास, यानी कि ए 90 तो खर्च कर ही रहा है और इसका 30% ज्यादा। तो मुझे बताओ 90 का 10% कितना, तो तुम कहोगे 9, और 30% के लिए 3 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ए जो है वो 27 रुपए ज्यादा खर्च रहा है इससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहां पे 90 रुपए जो था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई, 90 का 30%, तो तुम 30% निकालोगे काट पीट के, जब जाके 27 आएगा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें प्रैक्टिकल बात सिखाई थी कि किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो उसको उठा के 10 से भाग कर दो। तो 90 का 10% कितना होगा 9, तो 9 रुपए 10% है, तो 30% के लिए 3 गुना करेंगे। तो इसका मतलब 27 रुपए ए जो है वो ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ए ने कितना खर्चा किया 127, बी ने किया 90 और सी ने किया 100। तो देखो बात तो वही आ गई ना घूम फिर के। तो अब जिसको जो भी तरीका आसान लगाओ, ये आसान लगाओ, ये आसान लगाओ, कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन की। और कंपैरिजन किससे होगा, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
यदि इनके खर्चों का योग 64,470 हो, तो अगर मैं यहां से खर्चों का योग देखूं, इसको मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। अगर इनके खर्चों का योग देखूं तो ये टोटल कितना बनेगा, 117 प्लस 90 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 7, 9 और 1 10, 1 2 और 1 3, 307। तो 307 की वैल्यू दे रखी है भाई, ये मैंने सबको ना ऐड कर दिया, ठीक है। तो 100 200 300 307 बन रहा है, 307 की वैल्यू 64,470 है, ये दे रहा है। आगे क्या पूछ रहा था, ए और सी के खर्चों के अंतर क्या होंगे, तो मुझे बता दो ए और सी में खर्चे में कितना अंतर है, तो तुम कहोगे 17 रुपए का अंतर है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये 117 खर्च रहे, ये 100 खर्च रहे, तो 17 रुपए का अंतर हो गया, तो 17 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 17 की वैल्यू निकाल दो। और तुम्हें पता है ना, मैं एक लाइन नहीं लिखता, कौन सी, अगर 307 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू इतने बटे में 307, और 17 की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, काट के देख लेते हैं। 17 एकम 17, बचेगा कितना, 13, 17 से कटता है 137, नहीं कटता भाई, इसका मतलब ये यहां से उड़ेगा, तो 330 से यहां मिटा के एक बार उड़ा के देख रहे हैं भाई, इसको कैलकुलेशन करनी है आगे, तो काटना पीटना है, ये मिटा रहा हूं, लिख लेना तुम। ये ऊपर वाली वैल्यू कटती होगी 64470, इसको काटूं मैं अगर किससे, 307 से, तो 307 दूनी कितना बनेगा, 614, 0 3, ऊपर से उतार दिया दिए, देखो पूरा कट गया ना, 307 एकम 307, 0 ऊपर से 0 उतारी तो एक ही कटेगा, तो इसका मतलब ये 210 पे कट रहा है भाई, दिस इज 210। तो आंसर देख लेते हैं कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 3570 आना चाहिए भाई। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ भाई 3570, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे करना था, तो ऐसे कंपेयर होती हैं वैल्यूज कि किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वो पूछना चाह रहे, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन मैं यहां पर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, तब तक आप पढ़ें और करें। क्वेश्चन क्या है भाई, हिमांशु अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है, इसको करने के लिए आप 100 मान के भी परसेंटेज चला सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा ना वो आसान होगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। हालांकि जो मैं बता रहा हूं उससे आसान है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हिमांशु अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है, यानी कि उसने खर्च कर दिया कितना, 70%। तो 70% का मतलब भाई 100 में से 70 खर्च किए, तो खर्च कर दिए तो फिर बचे कितने होंगे, तो 100 में से 70 खर्च दिए तो बचे 30 होंगे, और खर्चा और बचत को ऐड कर दूंगा, खर्चा और बचत को ऐड कर दूंगा तो 100 रुपए क्या बन जाएगी, उसकी इनकम बन जाएगी। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आई, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये इनकम है, ठीक है। ये पहले वाली लाइन को मैंने पढ़ के लिख दिया। अब इसको आसान करने के लिए ना, थोड़ा सा इजी करने के लिए, देखो इसका 0 उड़ा दो, इसका 0 उड़ा दो, यानी कि अब खर्चा 7 हो गया, बचत 3 होगी, तो फिर इनकम कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मैंने 0 सबकी उड़ा दी, यानी कि ये 7 है, ये 3 है और ये 10 है, ठीक है। बात समझ में। अब देखो, अब आता है मेन काम, ये खास चीज है जो मैं सिखा रहा हूं। अगर आय में 25% बढ़ोतरी कर दे तो तुमने क्या करना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर इनकम 25% बढ़ा दे तो तुमने इसका 25 गुना कर देना है, ध्यान रखना, याद रखना इस बात को। और वह अपने खर्च में 15% बढ़ोतरी कर दे, खर्चा कितना है 15%, तो इसको 15 गुना कर देना, ठीक है। तो पूछ रहा है यहां पे कि उसके बचत में कितने परसेंट, तो बचत में कितने परसेंट चेंज होगा हमें नहीं मालूम। और ध्यान रखना, बोलो जी परसेंटेज कहां चला गया, अरे भाई इसका परसेंटेज बटे में 100 आएगा ना, इसके बटे में भी 100 आएगा, इसके बटे में भी 100 आएगा, तो 100 सभी का जो है कॉमन होने से आपस में कट जाएगा, तो उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है तुमने। तो अब देखो ये कितना बनेगा, 25 है 250, यहाँ पे 15 सत्ते 105, मैं एक बार एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं,
तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 250 में से 105 जो है माइनस हो जाएगा, कितना बच गया 145। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105, 3x की वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू के लिए 300 के 12 और 3 कहां गड़बड़ हुई, 4 300 के 12 पॉइंट में आ रहा है क्या, हाँ पॉइंट में आ रहा भाई, देखो आंसर वही कहूंगा, तो पूरा तो कट ही नहीं रहा। तो 300 के 12 बचा 25, 3 अठे 24, 48 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, तो 48 पॉइंट ये आएगा आंसर, ठीक है 48.34, और 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू क्या है 48.3%, और तुम इसको 100 मान के करोगे ना, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितनी आसानी से मैंने बता दिया। तो ये ज्यादा आसान है, बस ध्यान रखना अगर वो अपनी इनकम और खर्चे को बढ़ा रहे तो इसको प्लस का लेना है, यानी कि प्लस का 25, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई किया था ना। अगर वो बोलता कि इनकम अगर 25% कम कर दे तो फिर यहां -25 कर देना, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना, लेकिन करना कितना था वो मैंने तुम्हें बता दिया, तो इससे आसान है क्वेश्चन। इसी के साथ फिर बढ़ चलते हैं हम आगे। और क्या क्वेश्चन है भाई, आसान है क्वेश्चन, क्या था देखो पढ़ के, क्या है कह रहा यदि किसी संख्या का 40% किसी अन्य संख्या के 4/7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात। अब रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करना है, जैसे बोल रहे वैसे लिख देते हैं। किसी संख्या का, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैंने x मान ली, किसी संख्या का 40%, तो इसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है, इसके बराबर है। तो दोनों संख्याओं का रेशियो पूछ रहा है, तो अब देखो परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा 100 लगेगा, यानी कि परसेंट हटा के नीचे लगा दो 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। क्या बात समझ में। फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं बता रहा हूं इजी कैसे होती है। अगर बराबर आ जाए तो ऊपर वाली किसी भी वैल्यू से ऊपर वाली कोई भी वैल्यू कट सकती है, नीचे वाले से नीचे वाली। तो 2 से देखो ये 2 पे कट जाएगा, कट गया। अब क्या आया तुम्हारा है x/5 बराबर है 2y/7। अब मुझे बताना है x और y का रेशियो। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ये x मुझे चाहिए, बराबर अगर आ जाए तो ये सोल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। या तो तुम ऐसे पूरा लिखो भाई 7 × x 7x बराबर है 5 × 2y 10y। फिर तुम करो x यहां पर है, गुना वाली चीज इधर आएगी तो बटे में, इक्वल्स टू ये 10 हो गया, गुना वाली चीज जाएगी बटे में, तो आंसर आ गया 10/7। या तो तुम ये करो, या तुम क्या करना, यहीं से हो सकता था कि x यहीं पर था, ये y यहां नहीं चाहिए तो ये इधर आएगा, नीचे आ गया। ये 5 इधर नहीं चाहिए, इसको उधर भेज दो, मतलब ये ऐसे इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये 5 इधर जाएगा तो 5 दूनी 10 और ये वाला 7, ऐसे। फिर भी किसी को मुश्किल लगाओ तो ये लिख लेना भाई। तो आंसर बनेगा 10/7, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है 10:7। इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं थी। इसी के साथ फिर आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन, ए बी तथा सी के वेतनों का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतनों में क्रम से 15%, 10% और 20% वेतन की वृद्धि की जाए, यानी कि जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दें, तो उनके जो वेतन है उसका नया रेशियो क्या होगा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या करना है कि यहाँ पे ए था, बी था और सी था, इनके वेतन का रेशियो है 2:3:5, 2 3 5 था ना। तो अब देखो इसको करना क्या है, इनको बढ़ाना है 15%, 10% और 20%। तो इसके लिए आसानी क्या है कि हम इसको बजाय 2 माने, हम इसको 200 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 300 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। मैंने क्या किया, सभी को मैंने 100 गुना कर दिया। और ध्यान रखना दोस्तों, जब रेशियो पढ़ाऊंगा वैसे बताऊंगा, रेशियो में जब भी किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 100 गुना किया, तो ये अब भी रेशियो 2 3 5 का ही रहेगा। और इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर उनका वेतन 15%, यानी कि इसका वेतन अगर मैं 15% बढ़ा दूंगा तो कितना बढ़ेगा, ध्यान दो, 200 तो था ही, 15% बढ़ने से 200 का 10% कितना होगा, तुम कहोगे 20 होगा, और 5% और 10 होगा। इसका मतलब अब इसका वेतन कितना हो गया, 230। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, वेतन कितना हो गया 230। किसी को लगाओ भाई ये तो हमारी समझ से बाहर है, ये तो पता नहीं सर ने क्या कर दिया। अरे भाई मैंने सिखाया है तुम्हें, तुम अगर नहीं समझे हो
तो तुम कहोगे 200 का 15%, 200 का 15% कितना बनेगा? तुम कहोगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो कट की, बोला जी 30 बढ़ गया। तो तुम कहोगे 200 में 30 बढ़ेगा तो 230 बनेगा, है ना, यही कहोगे ना। मैंने क्या किया, मैंने भी यही किया, ध्यान से देखो। 10%, मैंने 200 को 10 से भाग कर दिया, 10% की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। 5%, 5% के लिए मैंने क्या किया, अरे भाई 10% वाली वैल्यू का आधा कर दिया। तो ये चीज बिना लिखे हो सकती थी ना, फिर जरूरी है कि हर चीज को लिख के किया जाए, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं बी के लिए, बी का वेतन तो 10% बढ़ा था, तो मुझे बताओ इसका 10% बढ़ गया तो 300 तो था ही इसका, और 10% बढ़ने से 30 और बढ़ गए, क्योंकि 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% होगा 30। तो ऐसे कर लेना, या फिर भाई मजे ले लेके ऐसे लिख लेना, बोला 300 का 10%, बोला ये कटा, बोला देखा आ गया 30 और फिर ऐड कर दे। नहीं भाई, आवश्यकता नहीं है यार। सिमिलरली लास्ट 500 वाला जो है, इसका वेतन बढ़ा 20%, 20%। मुझे बताओ 500 तो इसको मिल ही रहे थे, 500 का 10% कितना होगा, 50, 50 का डबल यानी कि 100, 50 का डबल 100, यानी कि 100 रुपए इसके बढ़ गए। तो अब कितना हो गया, इसके 600 हो गए। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब कह रहा था कि अब उनके वेतन का नया रेशो क्या हुआ। तो देखो भाई, 0 से 0 उड़ गई, उड़ा दो। और कुछ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा। तो 23, 33, 60, 23, 33, 60 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। इस तरीके से आपने करना था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। तो ये आपको मैं समझा दूं कि ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया था ताकि इसका जब मैं 10% या 15% निकालूंगा तो ये वैल्यू जो है ये हमारी सही आ जाएगी। नहीं तो तुम अगर 2 का निकालोगे ना, 2 का 15% पॉइंट्स में आएगा और तुम पॉइंटों में ही खेलते रहोगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ ये क्वेश्चन और देखते हैं आबादी का, और ये टाइप कर लोगे ना प्रीवियस ईयर की, तो इनसे काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर में पुरुष आबादी का, पुरुष यानी कि मेल पॉपुलेशन का 40% और स्त्री आबादी का, फीमेल पॉपुलेशन का 45% विवाहित है, यानी कि वो मैरिड हैं। शहर में पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह मानकर कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है और विपरीतता में ही वही है। ये मतलब क्या कह रहे हैं यार, सिंपल सी बात है कि कोई पॉपुलेशन है ना, उसमें 40% तो मेल, अगर काउंट करें उस पॉपुलेशन में तो 40% मेल मैरिड हैं और 45% फीमेल मैरिड हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं कि एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से शादी करेगा, मल्टीपल मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है। तो पूछ रहा था कि शहर में पुरुष और स्त्री की आबादी का रेशो, यानी कि मेल और फीमेल का रेशो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो कैसे इसको करेंगे। अब देखो पुरुष आबादी, तो मैंने कहा पुरुष की कितनी आबादी है मुझे तो मालूम नहीं है, तो मैंने पुरुष की आबादी को m मान लिया। तो इस m का अगर मैं 40% कर दूंगा तो ये कौन आ जाएंगे, ये मैरिड मेल्स आ जाएंगे। और फीमेल आबादी का कितना कर दूंगा, 45%, तो ये क्या आ जाएंगी, मैरिड फीमेल आ जाएंगी। लेकिन कंडीशन क्या कि एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है तो जितने ये होंगे, मान लो आदमी कितने, देखो मुझे नहीं पता आदमी टोटल कितने हैं, जितने भी हैं उसका 40% निकालूंगा और जितनी भी औरत है उसका 45% निकालूंगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इन्होंने इन्हीं से तो विवाह किया हुआ है। अब ये मत बोलना कि इधर तो बोला 40% है इधर, अरे भाई इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किसका 40% और किसका 45% हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि 40% कम होगा 45% ज्यादा होगा, नहीं, ध्यान रखना ये बात मेरी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि यहां परसेंट ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, नहीं भाई, ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे। मुझे जब तक ये नहीं पता होगा, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई 40% ज्यादा है कि 45% ज्यादा है, ठीक है, तो 40% 45% किस वैल्यू का हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि ये वाला ज्यादा आंसर आएगा कि ये वाला ज्यादा आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे मेल का 40%, फीमेल का 45%, तो आप सभी जानते हैं कि परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है।
इसका हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो मैंने लगा के दिखा दिया, तुम सीधे ही काट देना, इधर के परसेंट से उधर का परसेंट काट देना। अब इधर से भी काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 निमे 45, यानी कि 8m बराबर है 9f के। तो m बाई एफ बराबर है किसके भाई, गुणा था भाग में आ गया, ये 9 तो यहीं पर था और ये 8 नीचे आ गया, तो आंसर बनेगा 9:8। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना कभी ये लगाया हो तो गलती नहीं करनी है। कैसे मैंने लिखा, m यहीं पर, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 9 यहीं पर था, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। सो आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, और इसी के साथ फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर कुछ और टाइप करेंगे। आज ये रेशियो वाली टाइप थी ना, अगली में फिर कुछ और जो बची हुई है उन टाइप्स को करेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद फिर ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।